कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। उत्तराखंड पटवारी की दृष्टि से हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ़ आज हम अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं। ये भी बताएँगे क्या-क्या आपको कर जाना चाहिए। देखो, अर्थशास्त्र से लगभग 4 प्रश्न कांस्टेबल में देखने को मिले हैं, जो सभी विद्यार्थी मेरे से पढ़ रहे हैं, वो लोग जानते हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ़ पुराने पेपर पर विचार करके ही हम लोग आगे सिलेबस के नज़रिए से अच्छे-अच्छे टॉपिक्स लेकर आते हैं। आज जो मैं टॉपिक्स लाया हूँ, मैं वादा करता हूँ आप लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल डिक्टो रखे रहते हैं यहाँ से प्रश्न। तो आप लोग क्या करेंगे, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, लगभग 30 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप लोगों को पता है हम लोग यहाँ पर सिर्फ़ रात में गतिविधि सीरीज़ के अंतर्गत आपको यहाँ पर एक टॉपिक देते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आए थे, इस चीज़ को आप लोगों ने कल देखा होगा वीडियो को। आज आप यहाँ पर अर्थशास्त्र के सिर्फ़ अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस पर विचार करेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर बात करेंगे। देखो, यहाँ पर मैंने जनगणना को नहीं रखा है, तो आप लोगों को क्या करना है, खुद से भारतीय जनगणना 2011 और उत्तराखंड की जनगणना 2011 खुद से करनी है। मैं उसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने उस चीज़ को स्किप कर दिया है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे पंचवर्षीय योजना। आपको पता होना चाहिए पंचवर्षीय योजना से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, क्योंकि हर बार ये पूछा जाता है कि क्या है ये हेरोड डोमर मॉडल किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। कभी-कभी आपसे पूछ लेते हैं पीसी मानोनोबिस जो मॉडल था वो किसके अंतर्गत आता है, तीसरी के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल अच्छे से लेकर आया हूँ, तो हम सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे। सबसे पहली आपसे पूछ लिया जाता है कि पहली जो योजना थी, पंचवर्षीय योजना थी, कब से कब तक चली, तो 1951 से लेके 56 के बीच में चली थी। इसका लक्ष्य नहीं पूछा जाएगा, कभी अगर पूछ भी गया तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2.1 और 3.6 है, और प्राथमिकता इसमें कृषि को दी थी। हम लोग जल्दी-जल्दी पढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। दूसरा, आप लोग यहाँ पर खुद देख लीजिएगा जो हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें लाए हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ों पर ही चर्चा करने वाला हूँ। तो दूसरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि ये हेरोड मॉडल पर थी। हेरोड डोमर मॉडल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पर 1956 से 61 के बीच में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगा। इसमें भारी उद्योग और खनिज की बात की गई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना देखेंगे तो कृषि और उद्योग की बात की गई है। पहले में कृषि, दूसरे में उद्योग, तीसरे में कृषि और उद्योग दोनों को की गई है। ये बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो गया था, ये ठप हो गई थी एक प्रकार से, इसको हम असफल योजना मानते हैं। पीवी मानोलोविस की जो भी थी, क्योंकि इसमें औसत कितना आ गया था, 2.72 का आया था, परंतु हमने लक्ष्य रखा था 5.6 का। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ चौथी पंचवर्षीय योजना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी सुखमनी चक्रवर्ती प्रोफेसर सेडी के मॉडल पर आधारित थी। बहुत सारे विद्यार्थी को ये वाला मॉडल नहीं पता होगा, उन लोगों ने बस हेरर मॉडल का पढ़ा होगा, पीसी मानोवालिस मॉडल को पढ़ा होगा, परंतु ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप लोगों को बिल्कुल आप लोग छोड़कर जा रहे होते हैं। तो सुखमनी चक्रवर्ती और प्रोफेसर सेडी की जो मॉडल था उसके अंतर्गत समाजवादी समाज की स्थापना करने पर जोर दिया गया था, और ये चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो अशोक रुद्र और एस सैनी मॉडल पर आधारित था। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इस चीज़ को देख लेना। इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आप लोगों का ये 1974 से 78 के बीच में आर्थिक स्वामित्व को लेकर थी। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना ये भी इंपॉर्टेंट मानेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना, इस चीज़ को देख लेना, ये 1980 से 85 के बीच में है। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि छठी पंचवर्षीय योजना में आपके यहाँ पर पीएम कौन थे, यहाँ पर आपके राष्ट्रपति कौन थे, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बोलूँगा सारे पीएम जितने अभी तक हुए हैं उनकी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल उनके यहाँ पर कार्यकाल के अनुसार जितने भी राष्ट्रपति हैं उनके सारे होने चाहिए। चलो मैं एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत यहाँ पर कौन पीएम रहेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो जल्दी मुझे अभी बताएंगे आप छठी पंचवर्षीय योजना के तहत कौन से यहाँ पर पीएम रहेंगे, ये महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इसमें गरीबी उन्मूलन और रोजगार को दिया गया था, इसमें निवेश मॉडल पर जोर दिया गया था। ठीक है, चीज़ को देख लेना। आगे चलते हैं, सातवीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सातवीं के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे 1985 से 90 के बीच में, ये ग्रोथ मॉडल पर है। इसमें समग्र रूप से उत्पादक बढ़ाना, रोजगार के अवसर और तकनीकी बढ़ाना। देखो, यहाँ से प्रश्न अब आजकल कम बन रहे हैं, जो अब प्रश्न बन रहे हैं इससे नीचे जितने भी होंगे यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, तो इसको आप लोग बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे आठवीं पर। आठवीं बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 1992 देखो आपको पता होना चाहिए, यहीं से आप लोगों का सक्रिय हुआ था आंदोलन, जो उत्तराखंड के अंतर्गत रह रहे हैं विद्यार्थी वो सब लोग जानते होंगे। 1992 के बाद 1994 में आप लोगों का कौशिक समिति
समिति बनी थी, वहाँ से ही ये पूरी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो आप लोग ये मानकर चले 1994 से लेके अभी तक 2022 तक जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं हुई हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, वो सारी महत्वपूर्ण, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वो आपके उत्तराखंड के स्तर पर हो। तो अगर मैं बात करता हूँ आठवीं जो यहाँ पर योजना है, पंचवर्षीय योजना, वो 1992 से 1997 के बीच में है। मुझे ये बताएंगे यहाँ पर पीएम कौन रहेंगे, 9वीं पंचवर्षीय योजना में पीएम कौन रहेंगे, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। 9वीं पंचवर्षीय योजना आपकी इस चीज़ को पता होना चाहिए। उत्तराखंड इस टाइम बनकर सामने आया था 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ये किसके अंतर्गत है, कौन से मॉडल पर आधारित है, डब्ल्यू मिलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला प्रणब मुखर्जी का मॉडल था, इस चीज़ को देख लेना 8वीं वाली का, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय मॉडल पे चलेंगे 2002 से 2007 के बीच में। ये गरीबी रोजगार को समाप्त करना इसका एक लक्ष्य था, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। योजना आयोग मॉडल के अंतर्गत था। 11वीं और 12वीं, इस चीज़ को देख लेना, क्योंकि अगर मैं 12वीं की बात करूंगा तो ये लास्ट है। 12वीं के अंतर्गत यहाँ पर तीव्रतम समावेशी विकास जो 11वीं है वही देखा गया था, ये भी महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। प्रोफेसर रागरंजन और योजना आयोग मॉडल आपका 11वीं का था। 10वीं के अंतर्गत मैं बात करूंगा तो 10वीं आपकी 2002 से 2007 के बीच में। इस टाइम पीएम कौन है ये भी मुझे बताएं, 11वीं में पीएम कौन है और यहाँ पर 12वीं में पीएम कौन है। इसके बाद नीति आयोग बना था, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, इस टाइम इसके अध्यक्ष कौन है, इसके उपाध्यक्ष कौन है, ये सारी चीजें मुझे अभी जल्दी से कमेंट सेशन में बताएं। जो सीरियस विद्यार्थी हैं इस सब का उत्तर जरूर मुझे दे रहे होंगे। अगर आप लोग नहीं भी देते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मगर आपको ये चीजें सारी चीजें पता होनी चाहिए, चीज को मानकर चलें। देखो वहां पर कुछ भी पूछा जा सकता है। नीति आयोग मैंने इस चीज में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये आप खुद करेंगे। नीति आयोग से प्रश्न बहुत बनते हैं, नीति आयोग से यही प्रश्न बनता है सबसे पहला, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके उपाध्यक्ष इस टाइम कौन है, वर्तमान में कौन है, ये सारी चीजें आप लोग कर लेना। तो यहाँ से मैंने दो चीज़ें अच्छे से आपको करा दी हैं, पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग, दो टॉपिक हैं, इसको बिल्कुल छोड़कर नहीं जाएंगे। आप लोगों को यहाँ से प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अर्थव्यवस्था को कुछ एक दृष्टि में हम लोग देख लेते हैं। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो ये लोग पूछा जा सकता है। तो ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। आप लोगों ने अगर मेरे अर्थव्यवस्था वाली वीडियो देखी होंगी तो उसमें आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसकी पूरी पीडीएफ आप लोगों को दे दूं तो आप लोगों को करना पड़ेगा, टेलीग्राम में मुझे मैसेज जरूर करना पड़ेगा। देखो टेलीग्राम में बच्चे जुड़े हैं पर वहाँ पर मैसेज नहीं करते हैं, तो ये इस चीज़ का मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। आप लोग अगर उस चीज़ को चाहते हैं कि ये अर्थव्यवस्था की पूरी बिल्कुल अच्छी से सीरीज में आपको यहाँ पर पीडीएफ मिले, तो आप क्या करेंगे, मुझसे पीडीएफ के लिए मांगेंगे, वहाँ पर ये पीडीएफ चाहिए तो ही उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। तो दूसरी की बात करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है, महत्वपूर्ण है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में। अगर मैं आपसे बात करूं इसके अलावा भी दो अर्थव्यवस्था और होती हैं, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ठीक है। अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, बंद अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होगा ना ही आयात होगा। ये प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं और इसके आधार पर भी खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था होती है। खुली अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, जहाँ पर निर्यात और आयात दोनों होते हैं। देखो मैं दोनों एक साथ बिल्कुल करवाते चल रहा हूँ। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि से जुड़ा हुआ है, 52%। इस चीज़ को देख लेना। छिपी हुई और अदृश्य बेरोजगारी क्या है, सीमांत भौतिक उत्पाद शून्य होते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थापित है, इस चीज़ को देख लेना, हैदराबाद के अंतर्गत। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, और पर्याप्त उत्पादन क्षमता है। वैश्वीकरण की बात कर लेते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ आप सबको पता होना चाहिए, वित्तीय बाजार का एकीकरण है। देखो ये वैश्वीकरण आप लोगों का, यहाँ पर वैश्वीकरण आप लोगों का कब आया था, 1991 के अंतर्गत आया था। इस टाइम बताएंगे यहाँ पर वित्त मंत्री कौन थे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। वित्तीय बाजार के अंतर्गत ये आया था, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करता हूँ अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य आप लोग देखेंगे तो गरीबी में सबसे अधिक गरीब की मदद करना इसका अर्थ था। अगर बात करूंगा मैं गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है, किसके अंतर्गत है, ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है, ठीक है। आगे चलते हैं, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा गया है, मध्य प्रदेश को। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश का हाल ही में अभी नाम चेंज करने की बात की जा रही है। किसी भी राज्य का नाम चेंज कौन से आर्टिकल के तहत होता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, यहाँ पर IBRD। अब IBRD क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई, जल्दी से मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन पर बताइए, ठीक है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ तो ये किसकी अर्थशास्त्र की देन है, तो महबूब उल हकी की है। इस चीज़ को देख लेना, महबूब उल हक की है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं मानव विकास सूचकांक में
सम्मिलित है, कौन कौन है, तो यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति की आय देखी जाएगी। अगर मैं बात करूंगा यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट में भारत की किस श्रेणी में रखा गया है, तो मध्य मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। शैक्षिक विकास सूचकांक के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान कौन कौन से हैं, चीज़ को देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। सबसे पहला केरल, फिर तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र आएगा। बंद अर्थव्यवस्था मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया, जहां आयात और निर्यात बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अगर बात करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, आपको पता होना चाहिए बेरोजगारी कितने प्रकार की है, 6 प्रकार की है। ये बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एक अलग से टॉपिक लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर इसको बता सकते हैं। तो ठीक है, अगर मैं बात करूँगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ दिखाई जाती है, तो ये कृषि क्षेत्र में दिखाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। एक ही खेत में आप लोग माने एक खेत है, वो आपके किसी या फिर एक परिवार में उसके पिताजी यहाँ पर पहले कभी काम किया करते थे, तो वो बिल्कुल अच्छे से पूरे परिवार को चला रहे थे। अब इसके 5 बच्चे हो गए और उसने भी इन पाँचों के पाँचों को इस खेत में ही लगा दिया। देखो खेत उतना ही रहा पर यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है। तो यानी इस चीज़ को देख लेना, यही प्रचंड बेरोजगारी होती है कि जहाँ पर अधिकता से ज़्यादा लोग काम करते हैं परंतु क्षेत्र बहुत कम हो रहा होता है। इस चीज़ को देख लेना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो उड़ीसा के अंतर्गत है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है, इस चीज़ को देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं तो आप लोगों को राष्ट्रीय आय से पूछे जा सकते हैं। मैं वो नहीं लाया हूँ कि जीडीपी, एनडीपी, ये सारी चीज़ें आप लोग इसकी परिभाषा देख जाना। इसके लगभग 11 फॉर्मूले हैं, इसको अच्छे से देख जाना। ये फॉर्मूला डायरेक्ट बन सकता है कि क्या कहते हैं जीडीपी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, एनडीपी का फॉर्मूला क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से कर जानी है, खुद ही आप लोग करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ, उनको आप लोग देखते रहें। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कृषि क्षेत्र है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र क्या होता है, बढ़ता जाता है। इस चीज़ को देख लेना महत्वपूर्ण है। ठीक है, देश के राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई थी, इस चीज़ को देख लेना, 1950 में हुई थी। केंद्रीय ये सांख्यिकी संगठन CSO, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएंगे ये क्यों महत्वपूर्ण है, जल्दी से मुझे बताएंगे। इसकी स्थापना यहाँ पर 1956 में होती है। देखो ये चीज़ मानकर चलना, यहाँ से ही प्रश्न बनकर आएंगे आपके लिए। अगर मैं बात करूँगा राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पाद के अंतर्गत आएगा। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकीय गठन द्वारा। इस चीज़ को देख लेना, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा ये होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी मैंने ऊपर बताया आपको। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, तो जल्दी बताएं मुझे अब किसके द्वारा राष्ट्रीय आय को देखा जाता है। देखो अगर ये आप लोग बिल्कुल पढ़कर जा रहे हैं तो आपका वहाँ पर गलत नहीं होगा, प्रश्न यहीं से बनकर आएंगे, इन्हीं टॉपिकों से आकर आते हैं। किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, जल्दी बताएं मुझे किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय है, तो गोवा के अंतर्गत है। भारत में चालू मूल्य प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय करने वाला कौन सा है, बिहार है। 1867 से 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, महत्वपूर्ण है। यह सर्वप्रथम किसने जांचा था, अगर बात करेंगे दादा भाई नौरोजी, भारत के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय के पिता हैं। इस चीज़ को देख लेना, इनकी बहुत प्यारी पुस्तक भी है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ड्रेन द सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसके द्वारा करा गया था, गोविंद रनाडे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस चीज़ को भी देख लेना। द हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से है, ये महत्वपूर्ण बोलूँगा मैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी। देखो दादा भाई नौरोजी हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर बताया इसकी स्थापना कब होती है, ये राष्ट्रीय आय की आकलन करने के लिए किया जाता है, ये चीज़ें देख लेना। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ठीक है, अब यहाँ से कुछ प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, किसी देश के आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है, तो यहाँ पर आप बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उत्पाद। इस चीज़ को देख लेना, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड उसका
क्या होता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होती है। किसी भारत की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? मैंने अभी ऊपर ही बता दिया था आप लोगों से, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों हो जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। आगे चलेंगे। 2001-2002 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर है। देखो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, इस सीरीज का नाम गतिविधि सीरीज है, तो यानी हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहे हैं। 14 मिनट में मैंने अभी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ा दी हैं, आप भी जानते हैं। बिल्कुल अंत तक मेरे साथ बने रहिए। 30 मिनट में ये पूरी वीडियो हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। जो विद्यार्थी मेरे साथ यहाँ से जुड़ रहे हैं, आप लोग पटवारी में जरूर देख लेना, यहाँ से प्रश्न जरूर बनकर आएंगे। 2001 से 2002 वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी रही थी, इस चीज़ को देख लेना, बहुत बार पूछा गया है। तो ये आपकी 5.4 रही थी, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। 2000 से 2001 में भारत की आर्थिक राष्ट्रीय दर कितनी रही है, इस चीज़ को देखेंगे, तो ये बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग की 4.4, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो 1996 से 1997 हो जाएगी। भारत में राष्ट्रीय आय समयकों का आकलन किया जाता है, तो किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ये केंद्रीय संघीय संगठन, ये मैंने पहले ही बता दिया। अभी हाल ही में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, तो जल्दी बताएं राष्ट्रीय आय अब किसके द्वारा यहाँ पर आकलन किया जाता है, तो जल्दी बताइए, महत्वपूर्ण है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, तो जल्दी बताएं किसके अंतर्गत। फिर बोला था मैंने, ये प्रश्न बार बार बनकर आएगा आपके सामने। राष्ट्रीय आय के लिए केंद्रीय संघीय संगठन, इसके अंतर्गत अब कौन कौन से आते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्थिक विकास के बेहतर माप कौन सी है, तो प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। इस चीज़ को देख लेना, बहुत बार पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम को उसकी पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये इसका उत्तर आ जाता है, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में बात करते हैं, तो संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं के प्रतिशत का हिस्सा अधिक है। इस चीज़ को देख लेना, कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत यहाँ पर, इस चीज़ को देख लेना, महत्वपूर्ण हो रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी वर्ष में नाबार्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड की स्थापना कब होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। 1882 में होती है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। सेबी की कब होती है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। देखो यहाँ पर सेबी की स्थापना की गई थी, जल्दी से बताएं। लघु स्तरीय उद्योगों की वित्त प्रदान करने हेतु भारत में दार्शनिक मुद्रा का प्रणाली, यहाँ पर बात करेंगे तो 1957 के अंतर्गत आएगी। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि दार्शनिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी, तो आपकी 1957 के अंतर्गत की गई थी। मुझे पता है आप लोग ये सारे प्रश्न कर गए होंगे, पर आप लोग यहाँ पर लास्ट समय पे नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग ये रिवीजन के तौर पर आपके लिए लेकर आते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ इसको आप लोग लाइक भी करते रहें, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप हो जाएगा, तो यहाँ पर थोक विक्रेत, इस चीज़ को देख लेना। थोक मूल्य सूचकांक इसके अंतर्गत हो रहा होगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इस चीज़ को मानकर चलें। आप ये लोग देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे रख दिए जाते हैं। ये वन लाइनर प्रश्न ही होते हैं जो यहाँ पर पूछे जाते हैं, चीज़ को देख लेना, ठीक है। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है, बहुत बार पूछा गया है। उपभोक्ता कीमत के सूचकांक है, ठीक है, इस चीज़ को देख लेना। ये सारे सूचकांक बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, आपको पढ़कर जाना चाहिए था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इतने भी क्वेश्चन अगर करके जाते हैं तो मैं वादा करता हूँ आपका कहीं गलत नहीं होगा। निम्न में से कौन सा भारत में व्यापारी बैंकों के देनगिरी में सबसे महत्वपूर्ण अंश है, तो यहाँ पर सब्दी, इस चीज़ को देख लेना, सावधि जमाएं, ये इसके अंतर्गत हो रहा होगा। सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा होगा, तो यहाँ पर स्टेट यहाँ पर बात करना, SBI की बात करेंगे तो SBI हो रहा होगा। ये चीज़ को आप लोग देख लेना। अब आपको ये बताना है SBI का स्थापना कब होती है, RBI की स्थापना कब होती है, सेबी की स्थापना कब होती है, नाबार्ड की स्थापना कब होती है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। RBI कौन सी समिति के तहत आया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों को आपको सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक में चीन में अपनी शाखा पहले खोली है, इस चीज़ को आप लोग देखेंगे तो किसने खोली है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है ये वाला प्रश्न भी। आगे चलते हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SSC का भी। SSC में बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि बुल और बियर किस व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न आपके लिए आते हैं। मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलूँगा,
तो ये आपका शेयर बाजार के अंतर्गत आता है, ये चीज़ को देख लेना। ठीक है, इनसाइड ट्रेडिंग की बात करेंगे तो ये आपका शेयर बाजार से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी ट्रेडिंग की बात होगी तो शेयर के अंतर्गत आएगा, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखो यहाँ पर कुछ लिख भी रखा है, इनसाइड ट्रेडिंग। इनसाइड ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित है। इसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति अपनी कंपनी की आंतरिक सूचनाओं का उपयोग कर शेयरिंग ट्रेडिंग के अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ठीक है, ये प्रश्न आपसे परिभाषा के रूप में भी पूछा जा सकता है। गिल्ट एज की बात करेंगे, बाजार किससे संबंधित है, महत्वपूर्ण है। ये आपका बाजार किससे संबंधित हो जाएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गिल्ट एज बाजार आपका सरकारी प्रतिभूति, ये चीज़ को आप लोग देख लेना। सरकारी प्रतिभूति क्या है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, ये चीज़ को आप लोग देख लेना, ये किसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग ये अच्छे से कर जा रहे होंगे। गिल्ट एज बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। देखो ये पूछा जाता है डायरेक्ट, मैं इसलिए ही बता रहा हूँ। देखो इससे पहले मैंने आपको बताया बुल और बियर, ये मत भूलना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइड ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, गिल्ट एज इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट प्रश्न रखे जाते हैं तो आपको गलती नहीं करनी है। नरसिंगम समिति किससे संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक रचना सुधारों से, इस चीज़ को देख लेना, गलती मत करना। आगे चलते हैं, इस चीज़ को आगे चलते हैं तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा, एक ही प्रकार के ऋण सब प्राइम उधार, इस चीज़ को देखना। एक ही प्रकार के ऋण सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है, ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है उनको दिया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न भी डायरेक्ट बन सकता है। आगे चलते हैं, भारत में सरकार के देश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको देख लो यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। जुलाई 1969, और यहाँ पर पीएम कौन थी इस टाइम, जल्दी मुझे बताएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। काली मुद्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काली मुद्रा का मतलब आप लोगों को पता है ब्लैक मनी, इस चीज़ को आप लोग जानते हैं। यह अवैध आय है, इस पर आय, जिस पर आय कर नहीं दिया गया हो उसी को ब्लैक मनी कहा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, इस पर कितना विवाद हुआ था अभी। ठीक है, भारत राज्य रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन के आशय हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सिक्योरिटी में व्यापार करना इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर नियामक शक्ति को सौंपी थी। मैंने पहले ही बोला था, सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग जो यहाँ पर पूछे गए ना सारे के सारे, बस एक आईसीआईसी को छोड़कर अगर आपको करना होगा तो आप कर सकते हैं, वरना सेबी की आपको पता होना चाहिए किस समिति के तहत बना और कब बना था, इसकी पूरी एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। आरबीआई कौन सी समिति के तहत बना था, इसकी डेट पता होनी चाहिए। एसबीआई कौन सी समिति, और इसके यहाँ पर आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। इससे ज़्यादा भार आपका बैंक से नहीं आएगा। आपने देखा भी था, एक बैंक से प्रश्न आया था। अब आपको क्या करके जाना है, बैंक में जो अभी हाल ही में जो आपके करंट अफेयर हैं, जो आपको 28 और 29 तारीख को मिलने वाले हैं, मैं वहाँ आपको बिल्कुल करीबन 50 बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाने वाला हूँ, सिर्फ करंट अफेयर की दृष्टि से। और जितना मैंने यहाँ आपको अर्थशास्त्र करवा दिया है, इससे भार आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ समितियों की, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहली समिति आपकी शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है, कृषि विपणन से है, चीज़ को देख लेना। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है, हथकरघे के विकास से है। जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, बैंकों की प्रतिभूति सौदे के लिए किया गया था। नायक समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लघु उद्योगों से रिलेटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। रेखे समिति का संबंध किससे है, अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से है। नर्सिंग समिति बहुत बार पूछा जाता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, नर्सिंग समिति चीज़ को देख लेना, बैंक के संरचना सुधार संबंधी से रिलेटेड है। ज्ञान प्रकाश समिति आपका चीनी घोटाला हो जाएगा। सुंदर राजन समिति, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पेट्रोलियम और चीनी घोटाला देख लेना, ज्ञान प्रकाश हो रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सहकारिता समिति, ये सबको पता होना चाहिए कितनी महत्वपूर्ण है, केंद्र राज्य से संबंधित है, कितनी बार ये प्रश्न बनकर आते हैं। ये देख लीजिए, वैट से संबंधित आपको ये भी पता होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, वैट, ये चीज़ें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। भूतलिंगम समिति के तहत वैट का यहाँ पर निर्माण हुआ था, चीज़ को आपको पता होना चाहिए। उर्जित पटेल समिति मौद्रिक एवं साख नीति मौजूदा फ्रेमवर्क के अंतर्गत है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आरबीआई के इस टाइम गवर्नर कौन है, अगर आप लोगों को ये पता है तो जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएं, आरबीआई के गवर्नर कौन है, एसबीआई के यहाँ पर कौन है,
चीफ जल्दी बताइए। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, बहुत बार पूछा जाता है। चेलिया समिति बहुत बार पूछा गया है। चेलिया समिति प्रत्यक्ष कर को लेकर है। केलकर टास्क फोर्स सिफारिशों पर यहाँ पर करों से है। भंडारी समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी देख लेना, क्षेत्रीय ग्रामीण के अंतर्गत आएगी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्संरचना के अंतर्गत। रांग राजन समिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भुगतान और भुग संतुलन घाटा के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आर एन मेहलोत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो बीमा क्षेत्र के अंतर्गत की थी। और आविद हुसैन समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत है? उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। तो देखो यहाँ पर अभी तक जितने मैंने चीज़ें आपको करवाई हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया, पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया, ये आपको अच्छे से देख कर जाना है। आपको नीति आयोग के बारे में अच्छे से देख कर जाना है। जो जो मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल अच्छे से देख कर चले जाइएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो जीडीपी, एनडीपी जितने भी हैं आपके, ये चार चीज़ें हैं। राष्ट्रीय आय, ठीक है, सीएसओ के बारे में देखकर जाना है, आरबीआई के बारे में देखकर जाना है, एसबीआई के बारे में देखकर जाना है। और आपसे अगर मैं बात करूंगा नाबार्ड के बारे में देखकर जाना है और सेबी के बारे में देखकर जाना है। देखो प्रश्न इसके अगर बाहर बनते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सर आपने जो बोला था उससे बाहर आया है। देखो इससे बाहर कभी प्रश्न नहीं आते हैं। और जो जो चीज़ें एक दो प्रश्न और हैं, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि अर्थशास्त्र के अंतर कौन कौन सा प्रश्न है, तो जल्दी से अगर आप इसको अगर निपटा रहे होंगे तो मैं आपको बताता हूं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपको यहां पर एक प्रश्न और मिलेगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र की जितनी भी परिभाषाएं हैं किसके द्वारा दी गई हैं, रॉबिन्स के द्वारा क्या दी गई हैं, और जितने भी आपके वैज्ञानिक थे उन सबको बिल्कुल अच्छे से देख लेना। अर्थशास्त्र के प्रकार लगभग 5 प्रकार से उनको बांटा गया है, सबके अलग अलग प्रकार हैं, उन सबको आप लोग देख लेना क्षेत्र की दृष्टि से कितना है। और एक यहाँ पर महत्वपूर्ण और आता है क्षेत्र, क्षेत्र बांटे गए हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उन क्षेत्रों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें कर कर जानी है। मैं वादा करता हूँ इससे बाहर आपका बिल्कुल नहीं जाएगा। लगभग आप लोगों ने ये बिल्कुल अच्छे से कर लिया होगा जितना मैंने आपको बताया। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने छोटे भाई बहनों को इसको शेयर करेंगे। हमारी ये गतिविधि सीरीज़ के अंतर्गत हम सिर्फ यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिकों पर ही चर्चा कर रहे हैं। आज हमने अर्थशास्त्र को लगभग आप लोगों का जितना भी यहाँ पर अगर देखेंगे आप लोग तो थोड़ा सा ही आप लोगों का सिलेबस है, वो पूरे सिलेबस को मैंने यहाँ पर एक समूहित रूप में छोटा सा बनाने का प्रयास किया है और आप लोगों को अच्छे से समझाया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक करके जरूर जाएंगे, अपने छोटे भाई बहनों को इसको शेयर करेंगे। एक चीज़ और भूल गया मैं, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। आप लोग पंचवर्षीय योजना के साथ साथ आप लोग बेरोजगारी जरूर करके जाना। बेरोजगारी 6 प्रकार की होती है और यहाँ पर आप लोग किसके बारे में पढ़कर जाएंगे? मुद्रा के बारे में पढ़ के जाएंगे। मुद्रा जब बढ़ती है तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख कर जाएंगे। यहीं से प्रश्न हर बार बनते हैं, इसके बाहर नहीं आएगा। अर्थशास्त्र का लगभग आज ये टॉपिक यहीं पर हम लोगों ने लगभग 27 मिनट में पूरा ख़त्म कर दिया है, इससे बाहर अगर नहीं आएगा। एक छोटी सी चीज़ रह जाती है, विश्व व्यापार संगठन, इसके लिए मैं अलग से लेकर आऊँगा। देखो विश्व व्यापार संगठन और नीति आयोग के बारे में मैं अलग से लेकर आऊँगा। ये दोनों का मैं वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों को 1 या 2 तारीख को दे रहा हूँगा और यहीं से प्रश्न आपके बन रहे होंगे। अर्थशास्त्र में इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लगभग 3 प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। देखो एक प्रश्न आपका करंट अफेयर का आएगा, 2 प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल कोई दूसरे नए टॉपिक पर। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।